बूंद बूंद करके आप पैसा लोगे या ग्लास ग्लास जो है समुद्र है पूरा, आपको पैसा चाहिए ग्लास ग्लास भर के निकालते रहो और पीते रहो। जहां आपने सोचा बाल्टी ड्रम ये वो डूब ही जाओगे आप। जिस आदमी के अकाउंट में कभी भी 25 लाख रुपए एक साथ नहीं है उसको स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट नहीं आना चाहिए। अपने सैलरी का एक पार्ट शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। सेबी का डेटा कहता है 93% पीपल आर इन लॉस। 7% क्या करते हैं जो वो फायदे में रहते हैं? जितने 93% लोग लॉस में हैं उनमें से 93 का सर्वे करो, उनसे पूछो हाउ मच टाइम दे हैव गिवन टू लर्न। ग्रीड एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं हो रही लोगों की। तो ये क्या फुल टाइम है? बिल्कुल फुल टाइम। ट्रेडिंग इज़ ए फुल टाइम जॉब। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइफ में आज पैसा है और इसकी इम्पोर्टेंस जितनी जल्दी हम अपनी लाइफ में समझ जाएं, यंग लोग जितने देख रहे हैं उतना ज़्यादा अच्छा है। अगर वो उसे प्रैक्टिकली इस पूरी साइकिल को यूज़ कर लेता है और केवल 5,000 रुपये डालता है तो बाय द टाइम ही विल बी 58 ही विल हैव एटलीस्ट 10 to 15 करोड़ रुपीज़ इन हिज अकाउंट। केवल दिस इज़ द पावर ऑफ 5,000 रुपीज़। हर किसी को ये सोचना चाहिए कि मेरा छोटा सा कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा मेरे को हो सकता है। म्यूचुअल फंड में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, कभी डाल दिया निकाल लिया। मार्केट में कैसे घुसे, मार्केट से कैसे कमाएं, मैं बता रहा हूँ आपको। नमस्ते एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आज कस के अपनी कुर्सी की पेटी बांधिएगा क्योंकि आज पैसा बरसने वाला है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना बटोर लेते हैं या बटोरना कैसे वो कितना समझ लेते हैं। अब देखिए, बड़ी बात यह है कि मार्केट में कैश का फ्लो तो है, कोई अपने घर ले जाता है, कोई गंवा के चला जाता है। तो पैसा कमाने का शेयर मार्केट से या म्यूचुअल फंड के थ्रू किसी भी तरह अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो उसका थंब रूल क्या होना चाहिए? क्या आपको शेयर मार्केट में प्रवेश करना भी चाहिए? म्यूचुअल फंड क्या आपके लिए बना भी है? और अगर आप सोचते हैं कि ये चीज़ें आपके लिए नहीं हैं तो फिर सही क्या है? यही आज हम समझने वाले हैं। जो मेरे साथ एक्सपर्ट आज पॉडकास्ट में मौजूद हैं, मतलब बोर्डिंग पास जिन्हें मैं देने वाली हूँ, वो ट्रेडर हैं। बहुत कम पैसों में बहुत ज़्यादा पैसा बनाया भी उन्होंने, और मैं तो खासकर आज ये समझना चाहूँगी कि उन्होंने गवाया कब कब है, कितना है, और उसके चलते डिप्रेशन हुआ क्या उन्हें। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं, सीधा मैं आज का बोर्डिंग पास देती हूँ। मेरे साथ हैं ट्रेडर, इन्वेस्टर और सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव, जहाँ से पूरा ज्ञान उनका आपको मिल सकता है, दीपक वाधवा जी। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू शालिनी, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। लाल रंग की शर्ट पहन के आप आए हैं और बीते कुछ दिनों से तो मार्केट का हाल भी ऐसे ही हो रखा है, बिल्कुल ऐसे खूनम खून चारों तरफ दिखाई दे रहा है। लाल रंग की बहार है। आपके पॉडकास्ट में भी ना कुछ लोग कमेंट करेंगे ये लाल टी शर्ट वाले चाचा हैं। अच्छा। तो पीपल नो मी बाय दिस, क्योंकि मेरे पास ना ये मैं रेड टी शर्ट ही पहनता हूँ और कम से कम 12-15 है मेरे वार्डरोब में, सारी ही यही हैं। तो मैं ना अपनी लाइफ को बहुत इजी कर देता हूँ। पहले क्या दिक्कत थी कि ब्लू पहनो, ग्रीन पहनो, येलो पहनो, आज ये दिन है, आज वो दिन है। मैंने कहा कुछ नहीं है, रेड पहनेंगे, बस बात ख़त्म। 15 मिनट बचते हैं ना, गए निकाली पहन ली, बस बात ख़त्म। सो स्टॉक मार्केट वालों को एक थंब रूल, जैसे आपने कहा, चीज़ों को, सिस्टम को और अपनी सोच को जितना सिंप्लीफाई कर देंगे उतना ज़्यादा पैसे कमा लेंगे। तो प्रोसेसेस जहाँ जहाँ इन्वॉल्व हैं उसे कट करते जाओ। अच्छा। हाँ, और ये लाइफ में भी इम्प्लीमेंट होता है। अब आप सोचिए, मेरी भी पत्नी है, आई एम सॉरी अगर वो देख रही है तो मैं भेज दूंगी लिंक। कितना ज़्यादा टाइम मैं क्या पहनूं, अच्छा इसके साथ ये जाएगा, अच्छा इसके साथ बैग नहीं मैच करेगा, इसके साथ मैं कौन से फुटवेयर पहनूं, अच्छा मेरे पास तो फुटवेयर नहीं है, चलो आज फुटवेयर लेके आते हैं। मतलब मेरा भी टाइम वेस्ट, उसका भी टाइम वेस्ट। पहनने के बाद किसी ने नहीं देखना। मैं बीच में टोक के बोलूँगी, मैं आपकी वाइफ के साथ हूँ बिल्कुल।
आपको लग रहा है कि ये टाइम वेस्ट है, वो समय का सदुपयोग कर रही हैं, क्या पता आपके हिसाब से वो टाइम वेस्ट है, उनके हिसाब से समय का सदुपयोग हो सकता है। अब ये भाई ने देखो सामने हमारे जो कैमरा वाले भैया हैं, इन्होंने ब्लैक टी शर्ट ये शर्ट पहनी है, ये कितना ज़्यादा 50 में से एक ढूंढ के लाए होंगे। अब मैं आया, आप आए, आपने नोटिस भी करी? मैं दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों के नोटिस करने के लिए क्यों पहनूं? एक्चुअली यही चीज़ है कि मेरे को कपड़े चाहिए सिर्फ अपना तन ढकने के लिए और अपने को खुश रखने के लिए। हरा पहनो, लाल पहनो, नीला पहनो, जो मर्जी पहनो, मैं खुश, मेरा पर्पस सॉल्व हो रहा है, आई एम हैप्पी, बस इतना ही है। तो मेरी खुशी दूसरी चीज में छुपी हो सकती है, दीपक वाधवा की खुशी और शालिनी कपूर तिवारी की खुशी एक ही चीज में थोड़ी हो मैं सकती तो है। ये नहीं कह रहा कि आप इसमें, लेकिन मैं आई एम जस्ट टेलिंग यू, सिंप्लीफाई करो चीज़ों को। हाँ। तो आपके पास 15 मिनट लाइफ में एक्स्ट्रा मिल गए जो आप किसी प्रोडक्टिव चीज़ में लगा सकते हैं। मैं ये व्यूवर्स के ऊपर छोड़ती हूँ, अगर मैं इसमें उलझ गई तो आगे हम टाइम वेस्ट कर देंगे तो मैं ये व्यूवर्स के ऊपर छोड़ती हूँ, और मुझे कमेंट करके आप ये ज़रूर बताइएगा कि दीपक जी की ये जो राय है कि सिंप्लीफाई करो, और ये जो 15 मिनट किस रंग का कपड़ा पहनना है उसमें गंवा रहे हो, आपके हिसाब से भी क्या वो ठीक है? आप वो फॉलो आगे करने वाले हैं? प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए, और इसको फिर हम सर यहीं पे छोड़ देते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, ठीक है? तो आप मुझे ये बताइए सीधा सिंप्लीफाई करते हुए, मेरा व्यूवर जो पहली बार आज आपको देख रहा है मेरे इस पॉडकास्ट में, पहले शायद देख चुका होगा, मेरे पॉडकास्ट में पहली बार देख रहा है, तो वो कैसे सिंप्लीफाई करे, और 3 रूल आप उसको बता दो जो अभी तक मार्केट में नहीं उतरा है कि क्या होना चाहिए। सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कभी भी जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं कि हमारा गोल क्या है। क्या ये इन्वेस्टमेंट हमें 10 दिन में चाहिए, 10 साल में चाहिए, 30 साल में चाहिए, कितने लंबे ड्यूरेशन के लिए हमें इन्वेस्ट करना है, ठीक है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट लोगों को लगता है पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, पैसे के साथ साथ समय इन्वेस्ट किया जाता है, तब वो इन्वेस्टमेंट मैच्योर होती है। कभी भी केवल पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं होता। तो मेरे को अगर 1 साल बाद पैसा चाहिए तो आई हैव डिफरेंट वेज ऑफ इन्वेस्टिंग। मुझे 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो मैं अलग इंस्ट्रूमेंट्स में करूँगा, मेरे को बहुत लंबे समय के लिए करना है तो अलग चीज़ में करूँगा। सेकेंडली, मैं इन्वेस्ट कर क्यों रहा हूँ, ये भी बहुत ज़रूरी है। क्या मेरे को इससे अपेक्षा है, यानी कि मुझे 7% कमाना है, 15 कमाना है, 30 कमाना है, 50 कमाना है, या डबल करना है पैसा। ये भी बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है जिसको लोग ध्यान नहीं रखते। तीसरा, जो थंब रूल वाली बात कही, क्या मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके ग्रीड तो नहीं कर रहा? आपके साथ स्कैम होएगा ही शालिनी तब जब आपकी ग्रीड इन्वॉल्व होगी। अगर आप मुझे बता दो ग्रीड नहीं इन्वॉल्व, स्कैम हो ही नहीं सकता। Whenever you will fall prey in any Ponzi scheme, 100% स्कैम होएगा। आप जाओ, एक सुनार है, 80,000 गोल्ड का रेट चल रहा है, वो 80,000 में दे रहा है, आप गए, आपने पैसा दिया, माल लेके आ गए, सब कुछ ठीक है। आप गए, उसने कहा जी 80 की जगह मैं 70 दे रहा हूँ, 100% स्कैम होएगा। कोई सस्ता क्यों देगा आपको? आप गए, आपने देखा कि मेरे यहाँ या मेरे सेक्टर में तो जो लैंड का रेट है या फ्लैट का रेट है वो 10,000 है या 20,000 है, कहीं 15-20 के सामने 10 मिल रही होगी, स्कैम होएगा। पेपर पूरे नहीं होंगे, अप्रूवल्स नहीं होंगे, एग्रीकल्चर लैंड होएगी, पता लगा वो लैंड ही उसकी नहीं है, फर्जी पेपर हैं। क्योंकि कोई भी आदमी सस्ता क्यों देगा? ये चीज़ जिस दिन सब लोग समझ जाएंगे उस दिन स्कैम होना या ट्रैप होना ये सब बंद हो जाएगा। तो ये 3 थंब रूल है जो आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करने के पहले सोचना चाहिए, जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। फिर अब तो ये बहुत वास्ट हो गया कि आपका मोटिव क्या है और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट क्या हैं। हाँ, वो मोटिव, हाँ। अब जैसे आपको 1 से 2 साल में पैसा चाहिए तो आप लगाएंगे फिक्स जहाँ कन्फर्म हो रिटर्न। जैसे FD, मेरे को पता है 7% मिलेगा लेकिन 2 साल बाद मुझे पैसा मिलेगा।
अब जैसे आपका कोई बच्चा है और उसको 2 साल बाद एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, सो यू कैन नॉट टेक अ रिस्क, आपको तो पैसा चाहिए। अब अगर आपने उसको शेयर मार्केट में लगा दिया, पहले साल उसने बम्पर रिटर्न दी, दूसरे साल जब तक मैच्योरिटी आनी थी मार्केट गिर गया, जैसे अभी 3 दिन में गिरा है, ट्रंप साहब ने बोला और मार्केट गिर गया। अब आपको 2 लाख रुपए थे या 5 लाख थे या 50 लाख थे, वॉट एवर, वो 30% क्रैश में चला गया। अब आपकी तो इन्वेस्टमेंट घट गई। तो पैसे का नुकसान आपका हुआ, लेकिन आपने अपने बच्चे के कैरियर के साथ खिलवाड़ कर दिया। सो अब समझ आई कि गोल क्यों इंपॉर्टेंट है। आपने मर्सिडीज के लिए पैसा जोड़ा और आपकी होंडा सिटी आ गई, वहां तक बात समझ आती है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं रिटर्न आया, लॉस हो गया। लेकिन व्हेन इट कम्स टू सर्टन क्रिटिकल डिसीजंस ऑफ योर लाइफ, देन यू कैन नॉट रिस्क योर मनी। क्या जो जॉब कर रहा है, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मैं मान लूँ 20 से 25 हज़ार है, क्योंकि देश में एक बड़ी आबादी है जो इतना ही कमा रही है, खासकर Tier 3 सिटीज़ की अगर मैं बात करूँ, तो क्या उन्हें भी आप एडवाइस करते हैं कि अपने सैलरी का एक पार्ट शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो? जिस आदमी के अकाउंट में कभी भी 25 लाख रुपए एक साथ नहीं है, उसको स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट नहीं आना चाहिए। ओके। हाँ, मान लीजिए आपकी 5 लाख सैलरी है, हाँ, आप 1 लाख बचा लेती हैं, अगले साल फिर 5 आई, फिर आपने बचा लिया 1, आपको नहीं आना चाहिए डायरेक्ट, जब तक आपके अकाउंट में आप 25 लाख एक साथ ना देख लें। जी। अच्छा। जी, क्योंकि छोटे पैसे वाला बाजार में पैसे दे के ही जाता है। तो इसलिए उसके लिए क्या बेहतर है, अगर वो 1 लाख कमा रहा है, 25,000 कमा रहा है, 50,000 कमा रहा है, मुझे नहीं पता वो कितना कमा रहा है, वो 1,000 रुपये सेव करता है ना, तो 1,000 रुपये का म्यूचुअल फंड ले ले। अब म्यूचुअल फंड में भी फिर कई कैटेगरीज हैं। अगर उसका विज़न ये है कि मेरे को बहुत लंबे टाइम तक, मतलब 1,000 रुपये हैं उसके पास, अब उसमें 500 रुपये, तो वो ये सोचता है मैं 30 साल इसे देखूंगा नहीं, लेकिन 500 में 250 रुपये जो हैं वो मुझे 10 साल बाद चाहिए, मेरे को शादी करनी है या मेरे को बच्चा है या जो भी XYZ, और बाकी मुझे 15 साल में है, तो जो बहुत लंबा समय है उस पर ही शुड टेक द हाईएस्ट रिस्क। क्योंकि वहाँ पे क्या है, हमारे पास टाइम है, गिरे लुढ़के फुड़के, फैक्ट्री बंद हो गई, कंपनी बंद हो गई, म्यूचुअल फंड में जिस स्कीम में लगाया था वो नहीं चली, हमारा बहुत लंबा टाइम है, 20-30 साल बहुत लंबा है। इसमें कई रिसेशन आएंगे, कई कोविड आएंगे, कई सुनामी आएंगी, कभी बाजार गिरेगा, कभी क्रैश होएगा, कभी ट्रंप साहब कुछ बोलेंगे, कभी चाइना कुछ बोलेगा, मतलब सब चीज़ को ओवरकम कर लेगा 30 साल का पीरियड। लेकिन फिर वही चीज़ कि मुझे अगर 10 साल बाद कोई एक गोल है तो उसमें कम पैसा लगाना है, तो मुझे लार्ज कैप में जाना है। 5 साल है तो मुझे और बेटर कंपनीज में जाना है। तो म्यूचुअल फंड में भी कैटेगरीज होती हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, थीमेटिक। तो मुझे जो पैसा लगाना है वो अपने गोल और अपनी नीड को समझते हुए लगाना है। आपकी बात से मुझे ये चीज़ तो समझ में आई। मैं व्यूवर्स के साथ भी डेटा शेयर करूं, सेबी का डेटा है जिसके मुताबिक देश में हर साल 85 to 90% लोग ऐसे हैं जो क्विट कर देते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के बाद बहुत जल्दी, 6 महीने 8 महीने के अंदर, और वो क्विट कर देते हैं। तो मुझे लगता है वो वही होंगे शायद जो आप बता रहे हैं कि 25 लाख अगर आपके अकाउंट में नहीं पड़े हैं तो शेयर मार्केट में डायरेक्ट निवेश मत करिए। तो ये शायद वैसे ही लोग होंगे, और ये एक बहुत बड़ा ज्ञान मुझे तो मिल गया, आप भी नोट करते चलो साथ के साथ। लेकिन उसी सेबी का दूसरा डेटा ये भी कहता है सर कि हर साल इतने लोग क्विट करते हैं, लेकिन हर साल लाखों डीमैट अकाउंट भी खुल रहा है जी, आधे निकल रहे हैं, उससे ज़्यादा घुस रहे हैं। तो उनकी भी ये फिर तो साइकिल है, प्रभु ने क्या कहा है, नए लोग आएंगे, पुराने ऊपर जाएंगे, फिर आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे। तो ये तो जीवन चक्र है, चलता रहेगा। हाँ, लेकिन मेरी कोशिश यही है, आज मैं आपके साथ जो पॉडकास्ट कर रही हूँ, कि जो बाहर आए वो देखो मैडम, ऐसा है, हम ना जब स्कूल कॉलेज में थे तो एक दिन सिगरेट पी रहे थे। आई डोंट प्रमोट स्मोकिंग, मैं करता भी नहीं हूँ, लेकिन यंग बच्चे होते हैं, सब करते हैं, हमने भी। हाँ। तो एक किसी ने हमसे कहा दिस इज स्लो पॉइजन, तो दूसरे ने जवाब दिया कि हमें ही कौन सा मरने की जल्दी है।
हर बच्चा, हर किसी को ऐसा लगता है कि मेरे अंदर वो ज्ञान है कि मैं इस मकर जाल को क्रैक कर सकता हूँ। तो हर आदमी कोशिश करता है, वो नए म्यूचुअल वो खुलते हैं डीमैट अकाउंट्स। और जो लोग, ये आपका डेटा मैं क्लियर कर दूं, आप 85% कह रही हैं, सेबी का डेटा कहता है 93% पीपल आर इन लॉसेस, ओनली 7% इज द सक्सेस रेशियो। तो 93% लोग लॉस लेते हैं, वो बेचारे कोशिश करते हैं 1 साल 2 साल 3 साल, वो खेप बाहर निकल जाती है, नए लोग आ जाते हैं। तो ये चलता रहता है, ये विशियस सर्कल है, क्योंकि ग्रीड एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं हो रही लोगों की। मैं, आप, हमारे जैसे 10 पॉडकास्ट 50 पॉडकास्ट में मैंने बोला है, लेकिन जिसको लालच करना है वो करेगा। तो दिस विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग, और इसका कोई इलाज नहीं है। पुराने लोग लॉस ले लेके बाहर जाते जाएंगे, नए लोग फिर मार्केट को आजमाने आएंगे। 100 में से कोई 1 2 या 7 लोग तो हैं ही जो सक्सेसफुल हो जाएंगे, बाकी 93 फिर बाहर निकल जाएंगे, फिर 100 नए आ जाएंगे। तो ये चलता रहेगा। मैं व्यूवर से भी चाहती हूँ कि आप ये 93% वाली कैटेगरी में हैं जो लॉस उठा रहे हैं, तो वो हमें कमेंट करके बताइए साफ साफ। और अगर आप वो 7% वाली कैटेगरी में, तो वो भी हमें बताइए कि हाँ जी हम तो प्रॉफिट में हैं और सालों से निवेश किए चले जा रहे हैं। हाँ, साफ साफ क्योंकि हम किसी का अकाउंट चेक करने आ नहीं सकते। लेकिन सर, अगर हम ये कोशिश करें कि हम उस 7% में प्रवेश कर जाएं, या वो 7% क्या करते हैं जो वो फायदे में रहते हैं। मैं ये मान के चल रही हूँ किस्मत भरोसे तो नहीं होगा, कुछ तो स्ट्रैटेजी उनकी होती होगी जो आपके थ्रू मैं क्रैक करने की कोशिश कर रही हूँ। तो उस 7% वाले में अगर एंट्री लेनी हो तो कैसे ले सकते, क्या करते हैं उसके? हाँ शालिनी, आप क्या करती हैं? आपने मुझे अभी कुछ 2 मिनट पहले इंट्रोडक्शन में बताया था। हाँ, कि कुछ आप जर्नलिस्ट वगैरह या क्या कुछ, तो कोई कोर्स करा था आपने उसमें? हाँ, क्या करा था? मास कम्युनिकेशन का कोर्स किया था। पढ़ लिख के आई थी आप? हाँ, डेफिनेटली। सच बताइए, डिग्री विग्री है आपके पास? मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ सर, मुझे गोल्ड मेडल मिला है, अपने बैच की मैं टॉपर हूँ। सोने का था या पानी चढ़ा हुआ था? सर टॉपर तो टॉपर है। हाँ, तो क्या किया था आपने? मतलब 10th के बाद होता है ये कोर्स, 12th के बाद होता है क्या? मैंने ग्रेजुएशन के बाद किया था। ग्रेजुएशन के बाद? हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है मेरी। तो ग्रेजुएशन का मतलब हो गया कि आप 3 साल तो पढ़ी हैं। मैं होस्ट हूँ, आप से सवाल मुझे पूछना है। हाँ, आप मैं इसीलिए, क्योंकि मैं ऑडियंस की जिज्ञासा को क्लियर करने जा रहा हूँ। हाँ, ठीक है। तो 3 साल का आपने पहले तो ग्रेजुएशन किया होगा। ग्रेजुएशन मेरा दूसरी स्ट्रीम में इकोनॉमिक्स ऑनर्स है। अच्छा, इकोनॉमिक ऑनर्स? हाँ, इकोनॉमिक्स ऑनर्स है फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। माय गॉड, आप तो बहुत एजुकेटेड लगती हैं। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने किया है। तो वो कितने साल लगाया आपने? 2 साल। अच्छा, फिर उसके बाद आते ही अपना न्यूज़ चैनल खोल लिया आपने? नहीं सर, पहले इंटर्नशिप की। इंटर्नशिप भी करी? अरे राम, मैं समझ रही हूँ आप आगे किधर बढ़ रहे हैं। हाँ, इंटर्नशिप की। सर कितने टाइम की? मेरे 2 अलग अलग चैनल में की है। रीजनल चैनल में की है, वहाँ 6 महीने मान लूँ? नहीं, 4 महीने रीजनल चैनल में की, फिर IBN 7 में मैंने 1 महीना इंटर्नशिप की। तो मैं 2.5 साल की पूरी जर्नी मान लूँ? हाँ। 2.5 साल आपने लगाए? कुछ पापा मम्मी के पैसे भी लगवाए होंगे? अपने लगाए पढ़ने में? हाँ, अपने लगाए, चलो जो भी करा। हाँ, लेकिन पैसा भी लगाया, टाइम भी लगाया, एफर्ट भी लगाया और सीखा भी। जितने 93% लोग लॉस में हैं, उनमें से 93 का सर्वे करो, उनसे पूछो हाउ मच टाइम दे हैव गिवन टू लर्न, हाउ मच डेडिकेशन दे हैव शोन इन लर्निंग स्टॉक मार्केट, कितनी स्ट्रैटेजीज उन्हें आती हैं, क्या उनके गुरु यूट्यूब हैं? जो लोग कहते हैं मैंने यूट्यूब से सीखा है, आपने सीखा है यूट्यूब से? कुछ नहीं सीखा। तो बहुत सारे ट्रेडर जो होते हैं वो कहते हैं कि हमने सर यूट्यूब से सीखा है। तो अच्छा। मेरा उनसे पहला सवाल ये होता है, भाई तुम्हारे घर में बच्चे हैं? तो वो कहते हैं सर ये कैसा कोरिलेशन है? क्योंकि मैं ना बड़ा तर्क वितर्क पे बात करता हूँ, मैं कोई भी बात बगैर एग्जाम्पल के कर ही नहीं सकता। तो वो कहते हैं हाँ सर बच्चे हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि बच्चों को स्कूल भेजते हो या यूट्यूब से ही पढ़ा लेते हो? तो बोले नहीं सर स्कूल भेजते हैं। मुझे आज तक पूरे हिंदुस्तान में एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो सर ये मेरा बच्चा 5 साल से अब ये 15-20 साल का हो गया और मैंने इसको MBA कराया है यूट्यूब पढ़ के।
तो वहाँ भी एजुकेशन है, यहाँ भी एजुकेशन है। बच्चा कुछ नहीं पढ़ेगा तो भी बाप की संपत्ति से पूरी जिंदगी सब मजे से काट सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं सक्सेस से मेरा फेलियर हो गया, यानी कि मैंने स्टॉक मार्केट में फेलियर हो गया मैं, और मैं कहीं इस एडिक्शन से नहीं निकल पाया, तो वो बच्चा जो एमबीए करने वाला था, मैंने उसका कैरियर भी खराब कर देना है। तो हाउ इंपॉर्टेंट इज एजुकेशन? तो पीपल आर द बिगेस्ट मिस्टेक दैट पीपल आर डूइंग इज, एक, दे डोंट हैव एडुकेट मनी, छोटा छोटा पैसा लेके आते हैं। दूसरा, बगैर एजुकेशन के आते हैं। अब बगैर एजुकेशन के तो आप गाड़ी तक नहीं चला सकते। आप गाड़ी भी चलाते हो तो किसी यार दोस्त के साथ, किसी ड्राइविंग स्कूल में किसी से सीखते हो ना, पापा से, मम्मी से, खुद से, या ड्राइविंग स्कूल से। ऐसा तो नहीं है कि गॉड गिफ्ट है, किसी को ब्रह्मा जी ने एकदम से ऐसे बिजली गिराई और भाई मैं आई एम ए गुड ड्राइवर नाउ, चल भाई, ऐसा नहीं होता ना। सो व्हेन लर्निंग इज नीडेड एट एवरी स्टेज ऑफ योर लाइफ, व्हाई नॉट स्टॉक मार्केट? एक डॉक्टर है, उसको आज 10 साल लगते हैं अपना क्लिनिक खोलने के लिए। एक इंजीनियर 4 साल की इंजीनियरिंग करने के बाद 4 साल बेकार घूमता है, तब कहीं जाके बेचारे की नौकरी लगती है। फॉर दैट मैटर एक टीचर ग्रेजुएशन करने के बाद उसे कहती है सरकार भाई बीएड करके आ। बीएससी एमएससी वाले के बाद भी कहते हैं बीएड करो तो टीचर की जॉब मिलती है। तो जब हर जॉब में आपको टाइम देना पड़ता है, सीए हो गया, सीएस हो गया, वकील हो गया, 4-5 साल तो लर्निंग कर्व है ही है सबका। पर ट्रेडर सुबह 9:15 बजे बैठा, 10:30 बजे तक उसका सब लर्निंग कर्व खत्म हो गया, वो ट्रेडर बन गया 1 घंटे में। तो वो तो करोड़ों खो के जाएगा ही ना, क्योंकि जो जीत रहा है वो लर्नेड है, उसने सीखा हुआ है। क्योंकि आपको मैं बता देता हूँ, ट्रेडिंग में इट्स अ जीरो सम गेम। ज़ीरो सम गेम क्या होता है कि आप, मैं, 4 लोग बैठ के यहाँ ताश खेल रहे हैं मान लीजिए, सबके पास 1000 हैं, तो ये 1000 ही रहने वाले हैं, यानी कि 5 लोग खेल रहे हैं तो 5 ही 1000 हैं पूल में। अब वो कभी आप जीत गई, कभी मैं जीत गया, कभी ये जीत गया, कभी वो जीत गई। अब ये बात अलग है कि आप जीत गए, आपने कहा चलो चलो भाई लेट हो गए, घर जा रहे हैं। लेकिन वहाँ पे पैसा सीमित है, पैसा बढ़ नहीं रहा। ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में पैसा बढ़ रहा है, बट ट्रेडिंग में पैसा सीमित है। इट्स अ जीरो सम गेम। मेरा पैसा आपके पास, आपका पैसा किसी के पास, किसी का मेरे पास, यही सब मतलब चेंज ऑफ हैंड्स हो रहा है। तो जो आपसे ज़्यादा समझदार है, जो आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, जिसने एजुकेशन ली है, वो ले गया पैसा आपका। तो ये तो दीपक सर पता चल गया कि पढ़ाई करके घुसना है, लेकिन इसका जवाब मुझे लगता है उतना आसान नहीं है जितना आपने मुझसे पूछा कि तुमने क्या पढ़ाई की है और मैंने बता दिया कि मैंने ये पढ़ाई की है। मुझे लगता है किसी भी दूसरी स्किल को सीखने के लिए कोर्स जितना आसानी से मार्केट में अवेलेबल है, ये वाला ज्ञान देने का कोर्स बहुत कम अवेलेबल है। मैडम अभी आपने कोर्स और जॉब के बीच में एक वर्ड यूज़ किया था, हाँ, इंटर्नशिप। तो बस आप जो अच्छा ट्रेडर है उसके पास जाके सीखो। भाई जो भी आज काम कर रहा है उसको इंटर्न्स की ज़रूरत है, क्योंकि आदमी जब सक्सेसफुल होता है तो वो सोचता है यार मैं किसी से करा लूँ, आलस आने लगता है उसे। ठीक है, तो बस आप इंटर्न्स हायर करो, लोग आए, सीखें और अच्छे ट्रेडर बने। अगर कहीं स्कूल कॉलेज नहीं है तो दिस इज़ द वे। हाँ, करो। क्या ये फार्मर का बच्चा क्यों फार्मर सही बनता है? क्योंकि उसके पापा उसे नॉलेज देते हैं। और जो ज़्यादा पैसा कमाता है वो कहीं पूसा इंस्टीट्यूट इधर उधर से जाके सीख के आता है, वो हाईटेक फार्मिंग में चला जाता है। और इन सब से भी ज़्यादा वो पैसा कमाता है जो बाप की ज़मीन ही बेच देता है। हाँ। तो ये है। तो क्या ये फुल टाइम है इंटर्नशिप जैसा आपने बताया? क्योंकि देखिए सर, मेरी तो अभी फ़िलहाल यही कोशिश है कि मैं कम से कम ये अवेयरनेस तो फैला ही सकूं कि आप गलत कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट आपको कैसे करना है। क्या एक फुल टाइम जॉब करने वाला या बिजनेस करने वाला, दुकान पे बैठा हुआ आदमी, या वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, अब तो महिलाएं भी निवेश कर रही हैं, तो क्या आपने ये जो इंटर्नशिप की बात की, क्योंकि मेरा तो सर फुल टाइम था, हम एग्जाम्पल से चूँकि सीख रहे हैं आपसे, तो ये क्या फुल टाइम है? बिल्कुल फुल टाइम। ट्रेडिंग इज़ ए फुल टाइम जॉब, इन्वेस्टिंग इज़ ए फुल टाइम लर्निंग। ओके। हाँ, आप
देखिए, जब हम ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो हम ज़िंदगी का सबसे जो अहम पार्ट है हमारा, और मैं फिर आपसे सवाल पे आता हूँ, ज़िंदगी का सबसे अहम चीज़ क्या है आपके लिए? ये मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल, ट्रिकी है। आप नहीं कुछ नहीं, पूछ ट्रिकी रहे नहीं है, बहुत आसान है। हैं? मतलब किस सेंस में आप पूछ रहे सबसे हैं? ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज लाइफ में क्या है किसी भी आदमी के लिए? नहीं, मैं समझ नहीं पा रही, क्योंकि इसका जवाब शायद कुछ लोगों के लिए फैमिली हो सकता है। अरे वो आप किसी सब चीज की बात कर रहे हैं? पैसा है हम जी, सीधी सी बात अच्छा, है। आप ऐसे बोलो ना फिर। हाँ ठीक है, ओके। सबसे पैसा। ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइफ में आज पैसा है। मैं उन लोगों को निहायत बेवकूफ़ कहते हूँ जो कहते हैं पैसा भगवान नहीं। पैसा भगवान से कम भी नहीं है। आप बीमार हो जाओ, करते रहो भगवान भगवान भगवान, डॉक्टर इलाज कर देगा? नहीं करेगा ना। तो पैसा ज़रूरी है, और इसकी इम्पोर्टेंस जितनी जल्दी हम अपनी लाइफ में समझ जाएं, यंग लोग जितने देख रहे हैं उतना ज़्यादा अच्छा है। या बड़े लोग देख रहे हैं तो अपने बच्चों को ये सिखाना शुरू करें। देयर इज़ ए लॉट ऑफ गैप इन आवर एजुकेशन सिस्टम। वी आर प्रोड्यूसिंग MBA फाइनेंस के प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन हम पर्सनल फाइनेंस पे कोई कोर्स नहीं ला रहे। ना हमें स्कूल में सिखाया जाता है, ना कॉलेज में सिखाया जाता है, ना डॉक्टर को पता है कि मुझे अपना पैसा वाइजली कैसे इन्वेस्ट करना है, ना इंजीनियर को पता है। किसी को नहीं पता कि मेरे को अपना पैसा वाइजली कहाँ डालना है, जबकि ये तो सबकी ज़रूरत है। इंजीनियर की भी ज़रूरत है, डॉक्टर की भी ज़रूरत है, कार वाले की भी ज़रूरत है, मैकेनिक की भी ज़रूरत है, दुकानदार की भी ज़रूरत है, किराने वाले की भी ज़रूरत है, सबकी ज़रूरत है। तो ये जो गैप है कि हमारे को पर्सनल फाइनेंस बताया ही नहीं जाता। आज की तारीख में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ कि कोई भी बच्चा जो आज 18-19 साल का है और उसकी पहली जॉब लग गई है, और मैं मान के चल रहा हूँ कि उसकी जॉब 20-25 हज़ार की लगी है, अगर वो अपनी लाइफ में से केवल 5,000 रुपये महीना 5,000 रुपये महीना आज से शुरू करके आने वाले 30 साल तक डालता है, यानी कि बाय द टाइम ही इज़ 50, क्योंकि अभी 18-19 का है, मैं 20 मान लेता हूँ, और अगर वो 58 तक डाल लेता है, यानी कि जो कि हमारे गवर्नमेंट का भी टेन्योर है जॉब का, कि बच्चा 20-21 साल पे जॉब पे लगता है, 58 साल में रिटायर होता है। अगर वो उसे प्रैक्टिकली इस पूरी साइकिल को यूज़ कर लेता है और केवल 5,000 रुपये डालता है, तो बाय द टाइम ही विल बी 58, ही विल हैव एटलीस्ट 10 to 15 करोड़ रुपीज़ इन हिज अकाउंट, जो कि एक अच्छा सम है। अब वो रिटायर हो गया, उसके 2-3 लाख रुपए, क्योंकि अगर 25,000 सैलरी है अभी, तो उस वक्त 3-4 लाख 5 लाख सैलरी होगी, उतने पैसे वो उस फंड में से हमेशा निकाल ले बाय द टिल द टाइम ही इज़ 100। तो व्हेन ही विल बी 100, ही विल इनहेरिट एटलीस्ट 100 CR टू हिज नेक्स्ट जनरेशन। केवल दिस इज द पावर ऑफ 5,000 रुपीज़। तो ये समझना इतना मुश्किल तो नहीं है, बहुत आसान है। मुझे सेव करना है, मुझे म्यूचुअल फंड में पैसा डालना है, कंपाउंडिंग होती रहेगी, मेरा पैसा बढ़ता रहेगा। बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, लेकिन लोग इसे नहीं फॉलो करते। क्यों? उन्हें पॉन्जी स्कीम्स दिखती हैं। 100 रुपये डालो 500 ले लो, 500 डालो 5,000 ले लो। तो ये जब तक आदमी ग्रीड में घुसा रहेगा, स्कैम होते रहेंगे, वो बेवकूफ़ बनता रहेगा, लाइफ के डिसीज़न गलत होते रहेंगे, और एट द एंड ऑफ द डे वो कहेगा यार मैं तो नौकरी पेशा था, 20-25 हज़ार से शुरू किया था, 2-2.5 लाख पहुंच गया, इतनी फैमिली प्रेशर है, ये है वो है फलाना ढीकड़ा, और मेरे तो सेविंग ही कुछ नहीं, हम तो सर्विस क्लास हैं। वो अपने आप को अपने मतलब ज़िंदगी को रो देगा 1 मिनट में। उससे पूछो क्या तेरे पास 5,000 रुपये भी नहीं थे महीने को इन्वेस्ट करने को? वो कहेगा थे। तो क्यों नहीं करे? दिस इज़ वॉट इज़ मिसिंग। हर किसी को ये सोचना चाहिए कि मेरा छोटा सा कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा मेरे को हो सकता है। मुझे इसी पे एक एग्जाम्पल याद आ रहा है सर। मेरे जो पहले बॉस थे, उन्होंने अनिल सिंघवी जी बिजनेस में, उन्होंने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था। उन्होंने ये कहा था कि अब तो सिंगल चाइल्ड का ज़माना है, एक बच्चा सबका है, उसे पैदा करके उसे पढ़ा लिखा करके लोग ये सोचते हैं कि बुढ़ापे में वो हमारा खर्चा उठाएगा और हमारी बुढ़ापे की लाठी है।
उनका कहना था आपका अगर एक बच्चा है तो आप ये मान लो आपका 2 बच्चा है, जितना उस बच्चे पे आप खर्च कर रहे हो ठीक उतना ही पैसा, मतलब स्कूल के बराबर या बाकी उसकी नीड्स पे आप जो खर्चा कर रहे हो उतना ही आपको इन्वेस्ट करना है। अगर आपका 2 बच्चा है तो आप ये मान लो मेरे 3 बच्चे हैं, तीसरा आप वहाँ अगर 10,000 रुपये लेट से आपके बच्चे की महीने का खर्च है तो आप मान लो कि आपके 2 बच्चे हैं, और अगर आप 20,000 का खर्च नहीं उठा सकते हो तो उनका ही कहना था कि आप अपने बच्चे के ऊपर 5,000 ही खर्च करो, उसको ऐसे स्कूल में डालो जो 5,000 जहाँ पे खर्च हो, और फिर उसके बाद वो जो दूसरा बच्चा आपका तैयार होगा रिटायरमेंट के बाद, फिर आपको पहले बच्चे की जरूरत पड़ेगी नहीं, आप उसके ऊपर बर्डन नहीं। हाँ, ये लाठी नहीं है, लाठी मारने वाला है। ठीक बात। तो ये आपका भी मुझे लगता है बहुत सटीक था कि 5,000 रुपये भी नहीं, और ये तो बहुत छोटा सा कॉर्पस है। लेकिन अब इस पे मेरा दूसरा सवाल है कि हमारे पास जो जानकारी है वो इतनी है कि बैंक वाला फ़ोन करता है और कहता है कि मैडम एक बड़ी अच्छी स्कीम आई है, मैं आपको बताता हूँ आपके बच्चे के लिए, आप अभी से इन्वेस्ट करना शुरू करो, 12 साल बाद जब वो ग्रेजुएशन में जाएगा तो आपको इतना इतना मिलेगा। या हमारे पास सुबह सुबह एक फ़ोन आता है या सोशल मीडिया पे हम ऐड चलता हुआ देखते हैं, तो हमारे पास इतने ही सीमित संसाधन है जिससे हमें ये पता चल रहा है कि निवेश कैसे करना है। तो क्या इसके लिए भी कुछ सीखने की ज़रूरत है? और फिर मेरा उदाहरण आएगा। अच्छा, आपने कभी कोई किराना विराना फल वल कुछ खरीदा है? क्या खरीदते हो आप? मैं तो फल भी खरीदती हूँ, घर का ग्रोसरी किराना सब खरीदती हूँ। तो वो किराने वाला जो है, हाँ, वो आपको सामान देता है, पैसे लेता है या साथ में पैसे देता है? लेता है ऑब्वियसली। पक्का? हाँ, लेता है? हाँ, श्योर? हाँ हाँ, सब सारे व्यूवर्स के साथ भी ऐसे सबके साथ भी ऐसे ही है? हाँ, मैं बोल रही हूँ उनके बिहाफ तो पे। जो फोन कर रहा है वो क्यों पैसे दे रहा है? ये समझना पड़ेगा कि वो फोन आपके लिए नहीं कर रहा, वो अपने पैसे लेने के लिए कर रहा है। नो वन इज सो काइंड अदर देन योर पेरेंट्स इन योर लाइफ एंड योर वाइफ और योर हस्बैंड, जो एक दूसरे के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे मैं बोलूँगा, जिन पेरेंट्स जो बड़े हो चुके हैं उनके बच्चे भी नहीं कर रहे, पेरेंट्स कर रहे हैं, बच्चे रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे। आपको सिर्फ पैसा आपकी अपनी स्किल सेट और सेविंग्स देंगी। वो फ़ोन वाला, बैंक वाला, वो सब अपने टारगेट पूरे कर रहा है और वो अपना कमाई कर रहा है, वो आपको नहीं कमा के देगा। आपके लिए यू आर द बेस्ट पर्सन टू अर्न। आपका जूता आपको कहाँ काट रहा है, ये दिस यू ओनली नोज, मैं नहीं आइडेंटिफाई कर सकता। ऐसे ही फाइनेंस इज ए वेरी पर्सनल, तभी पर्सनल फाइनेंस बोला गया उसे। हर किसी की पैसे की नीड अलग है, हर किसी की एक्सपेक्टेशन अलग है, हर किसी की एस्पिरेशंस अलग है। मुझे मर्सिडीज लेनी है, आपको रॉयल्स रॉयल लेनी है, हो गया ना फर्क? मेरा 1 करोड़ में काम होगा, आपका 12 में भी नहीं होगा। तो आपको क्या चाहिए ये आप डिसाइड करेंगी, उस हिसाब से आप अपनी फाइनेंस प्लानिंग करेंगी। मुझे क्या चाहिए वो मैं करूँगा। लेकिन मैं आपकी ऑडियंस और आपके लिए एक वो कर देता हूँ कि बहुत सारे जो फ़ोन आते हैं कि सर आप ये ले लो, आपको 50,000 रुपये महीना देना है और आपके इतने पैसे इतने हो जाएंगे। तो उस बंदे से सिंपल एक बात पूछो। मेरे को इस पॉडकास्ट के बाद कई जगह से गालियाँ मिलने वाली हैं कि सर इसका ROI बता दो, आप स्कीम का क्या है। वो जवाब नहीं दे पाएगा आपको। क्यों? क्योंकि वो आपको कह रहा है कि 50,000 आपके इन्वेस्ट होंगे, इस पे 15% की रिटर्न आएगी, ये आएगी वो आएगी। उससे पूछो भाई तू 50 मेरे से लेके गया, 50 ही तूने इन्वेस्ट कर दिए, 50 पे मेरी रिटर्न आ गई, तूने मुझे वापस कर दिया, तो तू, तेरी कंपनी, तेरा बैंक गुरुद्वारे जाते हो लंगर खाने? फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग योर सैलरीज? दैट मीन्स कि यू आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम मी कि यह 50,000 में 50,000 इन्वेस्ट नहीं होगा। बात को समझो आप। 50,000 के तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम मुझे 25 लाख दोगे, कितने % की रिटर्न है ये? कहां से लाओगे? मार्च से आएगी क्या पैसे? रिटर्न का भी एक कैलकुलेशन होती है। बैंक में FD में 7% मैक्सिमम रिटर्न मिलता है। क्यों? बैंक को नहीं पता कि शालिनी जी आई हैं आज तो मैं चलो 50% रिटर्न दे दूं? क्यों 7 देता है? बिकॉज मनी ऑल्सो हैज़ ए कॉस्ट। 7 पे आपसे लेता है पैसा और 12, 13, 14 पे बिजनेसेस वाले को दे देता है। तो उसने क्या किया? बीच में 7% कमा लिया। उसे नहीं दिख रहा कि 15%। बैंक से खुद पूछो
कि भाई तू एफडी पे 7% पे क्यों ले रहा है पैसा और उसे 14 पे क्यों दे रहा है। अगर तेरा यही प्रोडक्ट तुझे 25% दे रहा है जैसा कि तू मुझे दिखा रहा है, तो ये 12% पे ओडी क्यों दे रखी है। इसी को 25 में खुद ही इन्वेस्ट कर लेना और हमें बता दे। बैंक का क्या काम है, पैसा लेंड करना और पैसा लेना। अब वो बैंक एक नया प्रोडक्ट ले आया, म्यूचुअल फंड या जो भी है, या इंश्योरेंस, या जैसी आप स्कीम बता रही हैं, तो इन सब में यू विल नेवर गेट मोर देन एफडी या स्लाइटली हायर देन एफडी। वो 15%, 20%, 30% वो मिलता है म्यूचुअल फंड में। मैं आप लोगों से सबसे कहना चाहता हूँ, जब म्यूचुअल फंड लेना, जब इन्वेस्टमेंट करनी हो तो म्यूचुअल फंड लें, जब अपनी सुरक्षा की बात हो तो टर्म इंश्योरेंस लें। उस वक्त आपको कन्वेंशनल प्लान नहीं लेने के हर साल 50,000 डालो, 20 साल 16 साल बाद इतने मिलेंगे, वो कभी मिलेंगे ही नहीं। और मिलेंगे भी तो उसकी जब आप एवरेज देखोगे तो वो फेयर वैल्यू से भी कम निकलने वाली है, क्योंकि उसमें हर साल फंड मैनेजमेंट चार्ज, पॉलिसी चार्ज, फिर उसके बाद जो एक आपकी फीस लगती है लाइफ इंश्योरेंस की आपकी फीस है, वो चार्ज, वो सब वो काटेगा। ठीक है ना। तो इवन पीपल विल नॉट गिव यू अ कॉल इफ दे डोंट हैव अ रीजन टू कॉल यू। आपके फ्रेंड्स को छोड़ दिया जाए 2 5 10 को, आप मुझे बताओ कितने फ़ोन आते हैं आपके पास पूरे दिन में। उसमें से आधे आते हैं ये ले लो वो ले लो, दे हैव अ रीज़न टू सेल इट टू यू। बट अदर देन दोज, कितने लोग फ़ोन करते हैं आपको कि मैडम मैंने सिर्फ आपका हालचाल पूछने के लिए फ़ोन किया है। हार्डली योर फ्रेंड्स। ठीक बात, ठीक है ना। तो जब आपकी लाइफ में ऐसा है तो हम सबको अपनी लाइफ से क्यों नहीं कंपेयर करते। हम ये क्यों समझते हैं कि मेरे पास तो एक भगवान का भेजा मसीहा आ गया जो मेरे 5,000 या 500 रुपये लगा के मुझे 50 लाख देने वाला है। तो उससे को भाई तू भी तो लगा सकता है ना इतना पैसा, तू अब दिखा मेरे को कहाँ है तेरी। ये सब पॉन्जी स्कीम्स हैं। बहुत बड़े बड़े कमिटमेंट जो लोग करते हैं वो कभी पूरे नहीं होते। 7% की रिटर्न मिलती है जो कि सेफ एंड सिक्योर है एफडी में, 14 से 20% की रिटर्न मिलती है म्यूचुअल फंड में, और इससे ज़्यादा जो कहता है कि मिलती है, हाँ कुछ म्यूचुअल फंडों ने 30% भी दी है, बट वो ओवर ए पीरियड ऑफ वेरी लॉन्ग पीरियड। तो बाकी जो लोग कहते हैं कि इतने ले लो उतने ले लो, वो सब पैसे मरेंगे। अभी भी अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, करना शुरू कर रहे हैं, तो जैसा आपने बताया कि म्यूचुअल फंड हार्डली 14 to 15% रिटर्न देता है। हाँ। वो एक अलग बात है कि किसी को शायद किसी पर्टिकुलर स्कीम में ज़्यादा मिल गई, हाँ, बट अदरवाइज 14 to 15%। तो हम इसी माइंडसेट के साथ अपने गोल को सेट करें जी कि हमें 14 से 15% मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं सोचना है। क्या आगे आने वाले वक्त में शेयर मार्केट की अगर आप आकलन कर पा रहे हैं अगले 8-10 साल 20 साल का, तो आपको ग्रोथ इतनी ही दिखाई दे रही है? पिछले 10 साल 20 साल 30 साल की जो निफ्टी की रिटर्न है वो मेरे ख्याल 15 से 17% CAGR है। तो हमारा पूरा देश ही इस रेट से बढ़ रहा है, तो वो भी, और ये भी विद द टाइम कम हो जाएगी। अगर अभी 17 है, शायद 5 साल बाद 16 रह जाए, उससे आप 5 साल बाद 15 रह जाए, ये तो हो गई। रिसेशन को लेके भी मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने जितना देखा है इंडिया में बहुत ज़्यादा रिसेशन कभी आया हो 2008 की भी अगर हम बात करें तो मेरी जितनी जानकारी है, जितना मुझे याद है, हम बहुत जल्दी ओवरकम हमने कर लिया था। कोविड के टाइम भी ऐसा लग रहा था कि अब तो सब ख़त्म हो गया, अब तो मतलब बड़ा संभलने में वक्त लग जाएगा भारत जैसे देश को, पर तब भी हमने बड़ा अच्छा किया, बल्कि मुझे लगता है बहुत से कंट्रीज से बहुत अच्छा इंडिया ने किया। तो आपको लगता है कि रिसेशन जैसी चीज़ इंडिया में आने वाली है, या जितना डराया जाता है उससे लेके? ये अगेन मैं इन्वेस्टमेंट पर्पस से ही पूछ रही हूँ, क्योंकि रिसेशन है तो आपको नुकसान होगा, लगता है आएगा? देखिए, इंडियन माइंडसेट में एक चीज़ तो मैं कहूँगा बहुत अच्छी है कि यहाँ जो भी आदमी शादी वादी कर लेता है, ही इज़ ऑलवेज हैविंग सम पोजेशन ऑफ गोल्ड, क्योंकि उसकी बीवी को चाहिए। तो वो जाने अनजाने में इन्वेस्टमेंट ही है, ठीक है ना। अब जैसे कोविड आया, बहुत सारे लोगों को क्या परेशानी हो गई। इंडिया में परेशानी हुई लोगों को, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं हुई, लेकिन कुछ ना कुछ खाने पीने का जुगाड़ उन लोगों ने अरेंज कर लिया, चाहे 8 महीने लॉकडाउन रहा या 7 महीने, क्योंकि सेविंग्स थी लोगों के पास। वो सेविंग इन टर्म्स ऑफ गोल्ड हो सकती है,
सेविंग इन टर्म्स ऑफ लैंड हो सकती है या कुछ भी। तो यह हर आदमी छोटा मोटा बचत करने की वो रखता है। लेकिन ये वाली जो जनरेशन है वो ख़त्म होती जा रही है। जो जेनजीज और जो ये अल्फ़ा जेन और ये जो आ रहे हैं, जो हमारे बच्चे हैं या जो मेरे भी बच्चे हैं, उनको हैबिट नहीं है सेव करने की। उनका सीधा सा भैया 50,000 कमाए, मंडे टू फ्राइडे बहुत काम किया, सैटरडे संडे जाके पार्टी करो, 20-25 हज़ार का बिल दे आओ। महीने के लास्ट में पूछो बेटा क्या बचा, पापा इस महीने तो इतने खर्चे हो गए, बचा ही नहीं। लाख रुपए वाला बच्चा भी यही कह रहा होता है। हाँ। क्योंकि उसको हैबिट ही नहीं है सेव करने की। जबकि वो 10,000 रुपये सेव कर ले तो कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। लेकिन पीपल आर लूजिंग देयर हैबिट्स ऑफ सेविंग। लाइफ, मैंने कहा कभी इमरजेंसी हो जाए तो क्या होगा, पापा वो क्रेडिट कार्ड है ना, तो दैट मीन्स वी आर फॉलोइंग वेस्टर्न इन ए वेरी गुड वे। हम लोग प्लास्टिक मनी पे आते जा रहे हैं, यंग जनरेशन ज़्यादा आ रही है, तो क्या होगा, आप गुलामी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आपके पास अपने पैसे हैं नहीं क्योंकि सेव ही नहीं कर रहे। अभी जो आप 10-20 हज़ार रुपये उड़ा रहे हैं वो आने वाले टाइम में आपका वो 3% का ब्याज चलने लगेगा क्योंकि EMI देनी पड़ेगी। क्रेडिट कार्ड फ्री थोड़ी देगा पैसा। तो आप इस लूप में फंसते जाएंगे। ये विशियस सर्कल जो है, इसमें आप ट्रैप हो जाएंगे। और यही तो वो लोग चाहते हैं, यही तो बैंक आपसे चाहता है। बैंक अपनी आपकी सेवा के लिए नहीं बना। वो कहते हैं वी आर देयर फॉर यू। मुझे बता दो जिस आदमी का दिवाला निकला पड़ा हो, जिसको एक्चुअली में पैसे की ज़रूरत है, कोई बैंक आके सामने दे दे। जो बच्चा कितना ही अच्छा लेके आया हो स्कोर, वो बाहर जाना चाहता है, उसको 3 करोड़ चाहिए वॉर्टन पढ़ने के लिए, अगर उसके पिताजी के पास कोई कोलेट्रल नहीं है, दे दो, दिखा दो मुझे एक बच्चे की, दिखा दो कि बैंक ने पैसा दिया हो, चाहे वो नेशनलाइज बैंक हो या वो प्राइवेट बैंक हो। बैंक इज ऑलवेज गिविंग यू मनी व्हेन यू हैव मनी। आपके पास पैसा नहीं है, बैंक कहेगा तू कौन, मैं खाम का। तो ये सब चीज़ें जो हमसे कहते हैं ना, ये जो हमें ऐड में दिखती है, वी आर हेयर, वी आर फॉर योर कंसर्न, ये वो चाहे वो इंश्योरेंस हो चाहे वो बैंक हो, ये सब दे आर मेकिंग दोज एड्स टू ल्योर यू। आपको लगे कितना पर्सनल टच है, एक बार जाइए तो सही, एक बार बस दे दो पैसे, फिर उसके बाद वापस मांगो, देखो कितने सारे उनके ऑब्जेक्शन आते हैं। तब वो आपको सारे अपने लॉज, बाई लॉज और रूल्स और ये समझा देंगे। हाँ। तो ऐसे ही होता है, ये दुनिया ऐसे ही चलती है। ये तो बैंक्स की बात हुई। मैं अगर अपने आसपास भी देखती हूँ, आप अपने ऑफिस में कोलीग्स को देखिए, अपने कजन्स को देखिए, तो वो हमेशा आपको यही बताते हैं कि मैंने फलाना शेयर लिया था और मुझे इतने का प्रॉफिट हो गया। मैं तुझे बता रहा हूँ, ये आज ले ले, खबर आई है, इसको ये वाला टेंडर मिला है, वो वाला उसके पास आया है, तो अब तो ये शेयर भागने वाला है। अच्छा, अगले दिन वो शेयर बढ़ भी जाता है, फिर वो आपको फ़ोन करके बोलता है लिया नहीं ना तूने, देख ले। हफ्ते भर वो शेयर फिर बढ़ता है। ये पता नहीं क्या चमत्कार होता है कि ज़्यादातर लोग जब खुद खरीदते हैं तभी वो शेयर डूबने लग जाता है। ऐसे बहुत से लोग हैं, मैं जानती हूँ, कि हम जब तक नहीं खरीद रहे थे तब तक बढ़ा था, हमने खरीदा वो डूबना शुरू हो गया। तो जो आसपास के लोग हैं जो ये क्लेम कर रहे हैं कि हम तो बड़ा प्रॉफिट कमा रहे हैं और तू भी ये ले टिप, मैं बता रहा हूँ मैं एक्सपर्ट हूँ और मैं कमा रहा हूँ, तो उसके झांसे में आने से कैसे बचें? शालिनी, मेरे को ना एक जोक याद आ गया। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, थोड़ा सा आपकी ऑडियंस को भी अच्छा लगेगा। हाँ। एक बार एक पहलवान, एक उसकी वाइफ और 2 बच्चे ट्रेन में जा रहे थे। नहीं, एक फैमिली जा रही थी और एक सामने पहलवान बैठा था। तो पहलवान अपना ऐसे स्प्रेड होके, मतलब फैल के बैठना चाह रहा था, तो उसने इसके ऊपर पैर में रख दिया जो फैमिली बैठी थी। अब उसने कहा कि भाई ये जो है तू पैर हटा। पहलवान आया, उसे गुस्सा, और उसने एक थप्पड़ मार दिया। अब ये बेचारा नॉर्मल मैन, ये कैसे लड़े उससे। अब इसने कहा देख भाई, तूने मुझे तो मार दिया, लेकिन तेरे में हिम्मत है तो तू मेरी वाइफ को मार के दिखा। वाइफ को भी उसने मार दिया। अब उसने कहा चल, हम तो देख तेरा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन मेरा बच्चा बड़ा हुड़दंगी है, तू इसे मार के दिखा। पहलवान को आया गुस्सा, उसने उसे भी मार दिया। अब चौथे को भी इसने ऐसे करके पिटवा दिया। तो सामने एक बाबा जी बैठे थे, उसने थोड़ी देर में बुलाया उसे कि भाई तू तो पिट ही चुका था, तूने बाकी सबको क्यों पिटवा दिया। तो बोला आप समझ नहीं रहे,
घर जाके सारे कहते पापा पिट के आए। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट है, सब लॉस में बैठे हैं, लेकिन वो आपको बोलेगा आप प्रॉफिट में, अरे भाई इसमें ही लॉस है, बाकी तो मैं प्रॉफिट में था। ये है, दिस इज हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स, कि सारे थप्पड़ खाए बैठे हैं लेकिन बोलेगा कोई नहीं। बोलेंगे तब जब आप भी उनकी रेस में, रैट रेस में शामिल हो जाओगे। तो ये अभी 2-3 दिन से मार्केट गिर रहा है, या बीते कुछ दिनों से, हम महीनों से देख रहे हैं कि गिर रहा है, तो ये वो वाली स्टोरी है, या उसके पहले जब मार्केट बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था, तब तो लोग फायदे में रहे होंगे? तब भी तो 7% है। अगर बढ़ते जा रहे में लोग कमा रहे थे तो ये 17 क्यों नहीं था डेटा? ये तो डेटा अभी 2025 में ही तो लॉन्च किया है सेबी ने। मैं दीपक जी सोच के आई थी कि मैं आपसे पूछूंगी कि मार्केट में कैसे घुसें, मार्केट से कैसे कमाएं। मैं बता रहा हूँ आपको, हाँ, आप जितना पैसा कमाती हैं आप म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए। अगर आपको डायरेक्ट मार्केट में लेना है तो स्टॉक लो, ये लो, वो लो, कुछ नहीं। आप देश की तरक्की में पैसा डालो, आप निफ्टी में पैसा डालो, आप ETF लो, आप जो है इंडेक्स लो। देश बढ़ेगा, कंपनियां बढ़ेंगी, देश बढ़ेगा, देश बढ़ेगा, आपका पैसा बढ़ेगा। डोंट गो फॉर एनी स्पेसिफिक स्टॉक, गो फॉर ग्रोथ ऑफ द कंट्री। तो हमारा देश तो ग्रो कर ही रहा है। बाकी इधर उधर के चक्करों में नहीं पड़ना है। और म्यूचुअल फंड जैसा आपने बताया, ये एक फंडा है, ये अगर अपना लिया तो फिर पैसा बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। नहीं, गारंटी नहीं दे सकता मैं। वहाँ भी लॉस हो सकता है। देखिए क्या है, आप घर से निकलते हो कि मैं, मतलब मैं अपनी कह रहा हूँ, आपकी नहीं, कि मैं पॉडकास्ट देने जा रहा हूँ। मेरी वाइफ ने मुझे पराठा भी दे दिया, मैंने कपड़े भी पहन लिए, सब करके मैं गाड़ी में आ गया। अब ये कोई गारंटी दे सकता है कि मैं पॉडकास्ट देने तक पहुँचूंगा ही? रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो जाए फिर? सो लाइफ इज़ फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज़। अगर कमिटमेंट चाहिए तो भाई साहब सीधा सैलरी आए, जो पैसा बचे FD करा दो, मौज लो, 7% मिलेगा। लेकिन उसमें भी बैंक भी बर्बाद होते हैं। भारत सरकार की सिर्फ 5 लाख की गारंटी है, इसका मतलब श्योर सरकार भी नहीं है, बैंक भी बर्बाद हो सकता है। तो कहाँ है गारंटी, बताओ आप? आप अपने बच्चे को बिल्कुल राजा बाबू बना के भेज रहे हो कि जा बेटा स्कूल पढ़ के आ, अब वो वहाँ लड़की पटाने पे लगा हुआ है, इसकी भी श्योरिटी नहीं है। चलो यहाँ तक भी आप कहोगे क्लास में बैठा है, कुछ तो सुन रहा है, वो तो क्लास ही बंद कर रहा है। आप सोच रहे हो, पेरेंट्स सोच रहे हैं कि भाई मेरा बच्चा राजा बाबू बन रहा है, और वो राजा बाबू तो कुछ अलग ही कर रहा है। तो कहाँ है, किस चीज़ में सर्टेनिटी, आप बताओ मुझे। तो लाइफ इज़ फुल ऑफ अनसर्टेनिटी। हम सिर्फ प्लान कर सकते हैं। अब मैं आपसे आज बोल जाऊं कि भैया हाँ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, और आपने कहा, ऑडियंस लग गई, 30 साल बाद ही कोई क्रैश आ जाए तो मैं क्या बचाने थोड़ी आ सकता हूं। तो इसलिए जब हम पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो उसका एक सिस्टम है, वो मैं बता देता हूं। 20% पैसा, अगर आपके पास 1000 रुपये बच रहे हैं हर महीने, या 10,000 बच रहे हैं, तो 20% डालना है हमने म्यूचुअल फंड में, 20% FD में, 20% गोल्ड में, 20% अपने स्किल सेट और अपनी लाइफ पे, और 20% डालना है मैंने इंश्योरेंसेस पे, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, इस पे पैसा डालना है। बस ये 5 चीज़ों पे मुझे पैसा डिवाइड करके डालना है। और ये सब के लिए एक रूल है? ये सब के लिए एक ही रूल है। इसमें मेरा रिस्क भी डिवाइडेड है, मेरी लाइफ भी सिक्योर है, मेरे बच्चों के लिए भी कुछ मिलेगा, मेरी जीवन भी, मतलब मैं भी रिलैक्स्ड हूँ, सब चीज़ कवर है इसमें। और वो जो 20% वाला पार्ट हमें म्यूचुअल फंड में लगाना है, जैसा आपने बताया, तो उसमें हमें अलग अलग गोल डिसाइड करना है। और ये सोचना है कि ये वाला फंड में ले रहा हूँ बच्चे की पढ़ाई के लिए। पिछले 20 साल से गोल्ड भी 17% CAGR दे रहा है, तो वो भी म्यूचुअल फंड के बराबर ही चल रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ कम है यहाँ ज़्यादा है। लेकिन किसी दिन ऐसा होगा कि मार्केट अगर क्रैश हो गया, सब कंपनियां ख़त्म, दुनिया बर्बादी के कगार पे, तो गोल्ड आपका 20 रुपये वाला 100 रुपये हो जाएगा। तो इधर 20 जाएंगे, उधर 100 आएंगे, ऐसा हो जाएगा। नहीं, पर ये वाली एडवाइस से तो ऐसा लग रहा है कि आप फिर लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करो। नहीं, अच्छा, अभी आप जी न्यूज़ पे ही रोज आ रहा है कि गोल्ड अपनी चमक खो रहा है।
लेकिन हम तो कभी कभी जो सोने का दाम देखने वाले हैं वो तो ये देख रहे हैं कि सोने का दाम बढ़ रहा है इस साल में 2025 में। ये आपसे किसने कहा कि कभी कभी देखो? आप हाँ। रोज सुबह उठो, सबसे पहले अपना वहां पे सोने का दाम देखो, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी पूरी रखो, और रोज सुबह एक माला भी कर लो, आज मैं गोल्ड की चेन खरीद के लाऊंगी, आज मैं गोल्ड का सिक्का लूंगी, आज मैं इयररिंग्स लूंगी, जो मर्जी हो एक माला कर लो। नहीं, पर मुझे मेरे सवाल का जवाब तो मुझे चाहिए। अगर म्यूचुअल फंड भी आप कह रहे हैं कि लॉन्ग रन में सेम रिटर्न दे रहा है, म्यूचुअल फंड में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, कभी डाल दिया निकाल लिया। अगर मुझे लग रहा है मार्केट नीचे जा रहा है और मेरे पास पूरा इसका सेटअप है, तो मैं म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल के एफडी में पार्क कर दिया, फिर जब थोड़ा सा बाजार बढ़ने लगा एफडी से निकाल के म्यूचुअल फंड में डाल दिया। बट वेन एवर यू आर बाइंग गोल्ड और सेलिंग गोल्ड, यू टेंड टू लूज 10 to 20% ऑफ द अमाउंट। 1 लाख का गोल्ड खरीदोगे, 15 से 20% मेकिंग और लेबर और वेस्टेज और ये जो सुनार 50 आपसे झंझट ले लेता है। जब बेचने जाओगे तो भी गोल्ड का प्राइस अगर उसके देने का 80,000 होगा तो वो कहेगा 78 में लूँगा, इतना इसमें 2% काटूंगा, कैश नहीं दूंगा, कैश दूंगा तो 5% काटूंगा, वो आपको ये सब कहानियाँ सुना देगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि गोल्ड ऑल्सो यू टेंड टू लूज सम मनी। अब एफडी मुझे क्यों करनी है? मान लीजिए म्यूचुअल फंड और गोल्ड दोनों 5-5% गिर गए, तो 7% मेरा पैसा तो फिक्स है, ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये मेरे को स्प्रेडेड रखना है। अंग्रेजों की कहावत है ना, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, तो वो ये अलग अलग एग रख दिए हमने। हालांकि मैंने बहुत से एक्सपर्ट्स को सुना है कि अब एफडी आरडी ये तो मतलब ओल्ड इंस्ट्रूमेंट हैं और ये आपको बहुत रिटर्न देते नहीं हैं, तो आपको इसमें पैसा डालना नहीं चाहिए। ऐसे म्यूचुअल फंड भी हैं जो जिसमें रिस्क कम होता है, तो आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। ऐसे बहुत सी दिस इज नॉलेज टू मी, मतलब न्यूज़ टू मी। नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि एफडी और आरडी में अगर आप ये मैं मान सकता हूँ कि दे आर ओल्ड स्कूल, बट मैं ये नहीं मान सकता कि कोई भी म्यूचुअल फंड रिस्क फ्री है। यू टेल मी वन म्यूचुअल फंड विच इज रिस्क फ्री, मैं ट्रेडिंग ही शायद छोड़ दूं। बट लेस कोई लेस कुछ नहीं है, जो पैसा मार्केट में लग गया वो बर्बाद हो सकता है। हम सुनते हैं शायद डेट फंड होते हैं जिनमें रिस्क डेट में अभी जब कोविड आया था, मेरे ख्याल से फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की 3 स्कीम थी जिसमें लोगों ने डेट में पैसा डाला हुआ था, वो खत्म हो गई स्कीम, पैसा मर गया सबका। तो ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इंस्ट्रूमेंट इज गोल्ड, वहां पैसा होना चाहिए। नहीं, बैंक भी बर्बाद होते हैं, हमने पीएमसी बैंक भी बर्बाद होते देखा। सर आप घुमा रहे हो गोल गोली की। मैं आपको सिर्फ अवेयर कर रहा हूं कि बांट के रखो, ना एफडी सेफ है, ना म्यूचुअल फंड सेफ है, ना गोल्ड सेफ है। कोई भी चीज जो मार्केट में खरीदी बेची जा रही है वो अनसर्टेनिटी पे जुड़ी हुई है। आज आप जिस फ्लैट में रहती हैं, आपको एक ब्रोकर आया कि मैडम 3 करोड़ का आपका फ्लैट हो गया, आपने कहा बड़ा अच्छा है, मैं तो रह रही हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। भगवान ना करे आपको 6 महीने बाद ज़रूरत पड़ गई, आपने कहा 3 का बेच दे, तो कहेगा मैडम अब तो 2.5 का ग्राहक है। टूट गए 50 लाख रुपए 1 मिनट में। क्या आप किसको पकड़ने जा रही हैं? आपने बैंक में एफडी कराई, उसने लिख के दिया एफडी के बॉन्ड पे 1 लाख रुपए दे रहे हो, 1 साल बाद 1,07,000 रुपए दूंगा। 3 महीने बाद जरूरत पड़ गई, उन्होंने कहा जी अब तो आपको ये वाला ब्याज नहीं, ये लगेगा, और अब मैं आपको 1 लाख के ऊपर 1,200 रुपये ही दूंगा। आप क्या लड़ लोगे बैंक से फिर? सो व्हेन यू डोंट इवन हैव अ सिंगल पावर इन योर हैंड, तो सिर्फ मेरी पावर क्या है कि मैं अपने पैसे को 5-6 जगह दूं, ताकि एक जगह फेलियर हो तो दूसरा, दूसरी जगह फेलियर हो तीसरा, तीसरी जगह फेलियर हो चौथा, चौथी जगह फेलियर हो 5वां, कुछ ना कुछ तो काम करेगा मेरे लिए। दीज आर ऑल अगेन प्रोबेबिलिटीज। आखिरी सवाल अब, क्योंकि अब हम लैंडिंग की ओर आगे बढ़ रहे हैं, क्रैश लैंडिंग ना हो लोगों की लाइफ में, और वो कौन सी गलती आप देखते हैं जो मैक्सिमम लोग करते हैं जो पैसा गंवाने वाले हैं, 93% में जो लोग हैं, ताकि वो व्यूवर्स ना करें, सेफ लैंडिंग हो जाए? हाँ, सेफ लैंडिंग में देखिए सबसे पहले अपने आप को एजुकेट करिए। सेकेंडली, जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेड करते हैं, ये पूरा इट इज़ ऑल व्हाट यू आर कंज्यूमिंग इज़ योर ब्रेन। तो चीज़ों को, प्रोसेस को ईजी करिए।
मुझे लाइफ में बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें चाहिए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कलर का। तो ऐसे आप अपने चीज़ों को सॉर्ट करिए। जितना ज़्यादा आप ट्रेडिंग को इजी रखेंगे, सॉर्टेड रखेंगे, उतना ज़्यादा आप पैसे बना पाएंगे। दूसरा, बार बार अपना डिसीज़न वेवी मत करिए। सौदा लेने से पहले मार्केट में, मान लो मैंने 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट करा, मुझे पता होना चाहिए कि मुझे मार्केट को क्या देना है, यानी कि मैं कितना स्टॉप लॉस ले सकता हूँ। मार्केट मुझे क्या देगा ये तो किसी को पता ही नहीं है। आज आप गोल्ड खरीद के ले आए 80,000 का, वो 1 साल बाद 1,10,000 जाएगा या 70,000 जाएगा, आप बता सकते हो? तो इसका मतलब आपको सिर्फ आपकी इन्वेस्टमेंट पता है, रिटर्न नहीं पता। तो आप ये सोचो कि मैंने स्टॉक कोई 100 रुपये का ले लिया, अगर वो 95 का आया तो मैं निकल भी जाऊंगा। आई हैव टू पुट अ चेक लिस्ट, स्टॉप लॉस लगाना है। अगर मेरे को 100 रुपये वाली चीज़ 120 जाएगी, 130 जाएगी, 150 जाएगी, अगले दिन 300 हो जाएगी, मुझे तो पता ही नहीं है ना, क्योंकि वो मार्केट कमा के दे रही है मुझे, मेरा कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है उसमें। मेरी एक्सपर्टीज़ ये है कि आई हैव टू कैच द राइट ट्रेन एट द राइट टाइम, बस इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अब इसमें आप जो है सोच समझ के बहुत वाइजली, क्योंकि मैं अभी आपको एक उदाहरण देता हूँ। अभी मेरे पास एक सज्जन आए थे, उन्होंने अपनी लाइफ में 3 करोड़ 78 लाख रुपए का नुकसान ले लिया, 3 करोड़ 78 लैक्स, एंड ही वॉज लिटरली क्राइंग कि सर मेरा ये लॉस पूरा करा दो। मैंने कहा भाई कैसे करा दूँ, क्योंकि हम तो 18 से 20% ही कमा सकते हैं, तो तेरे को 4 करोड़ कमाने के लिए तो कितना पैसा चाहिए या कितना लंबा टाइम चाहिए। यहाँ तक सबकी स्टोरी समझ आ गई कि लॉस हो गया, ये हो गया। अब आप यहाँ से आगे की स्टोरी सुनिए। उसके बच्चे दून स्कूल में पढ़ते थे, उसको उससे विड्रॉ करना पड़ा क्योंकि लाख लाख रुपए की वो फीस नहीं दे पा रहा था। अगर वो वहाँ पढ़ते रहते तो 100% जो आदमी अपने बच्चों को इतने अच्छे स्कूल में भेज रहा है वो विदेश भी पढ़ने भेजता फॉर हायर स्टडीज़, और उसके बच्चे और बच्ची दोनों को 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ के पैकेज मिलते। अब वो दून स्कूल वाला बच्चा नॉर्मल आपके शहर के स्कूल में पहले तो एडजस्ट ही नहीं हो पाएगा, उसको एंग्जाइटी इश्यूज, स्ट्रेस इश्यूज और इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स इश्यूज आने लगेंगे। जो बच्चे का कैरियर इतना अच्छा हो सकता था, आपने उसके कैरियर पे भी एक फुल स्टॉप लगा दिया। यानी कि ये पैसा जो आपने खोया ये आपका था नहीं, ये आपके बच्चों के लिए था, एंड नाउ यू हैव स्पॉइल्ड द कैरियर ऑफ योर चिल्ड्रन। ये सोच के, ये समझ के इन्वेस्ट करिए, क्योंकि इस पैसे के रिपरकशंस क्या हैं ये कोई नहीं बताता, ये मैं बता रहा हूँ आज आपको। बस हो गया। मैं लैंडिंग का ये वक्त था, लेकिन मैं थोड़ा टाइम और लूंगी। हाँ प्लीज। हाँ, मुझे वापस से मतलब आपको उड़ाना पड़ेगा। हाँ, नहीं मिल रहा, क्योंकि मैं ये समझना चाह रही हूँ, आपने जैसे बताया कि इतना बड़ा लॉस होने हो गया, और हमें से ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि भैया घाटा तो होते होते होता है ना। एक दिन क्रैश हो गया मार्केट, वो कोविड के टाइम में पूरा मार्केट ही लोअर सर्किट लग गया, वो तो मतलब रेयरेस्ट केस होता है। तो आपको आज नुकसान हुआ, कल भी हुआ, परसों भी हुआ। एक वो अगर मैं इंट्राडे की भी बात कर लूँ, वो बड़े जुआड़ी थे, ये भी मैं मान लूँ, तो उसमें स्टॉप लॉस वाली भी एक चीज होती है। हाँ, आपने ये तो सुना होगा कि करोड़ों रुपए खो गए लोगों के। वो क्या होता है, पहले आदमी 1,50,000 2 लाख से मार्केट में आता है। अब यहाँ उसके साथ सबसे अच्छी बात क्या होती है और सबसे बुरी बात भी यही है कि वो 1 लाख रुपए लेके आता है तो 10-20 हज़ार रुपये कमा लेता है वो। ठीक है, अब आपके साथ एक इंसिडेंस हो गया कि आपने कमा लिया और ये 1 लाख धीरे धीरे आपने खो दिया। रोज़ ट्रेड कर रहे हैं, रोज़ 10 का लॉस हुआ, 5 का लॉस हुआ, 20 का लॉस हुआ, लेकिन आपने एक दिन 10-15 हज़ार रुपये कमाया भी है। अब ये जो कमाई है आपको, ये आपको मरने नहीं देगी। क्यों? अब आपके दिन में यही घूमता रहेगा, अरे मैंने उस दिन भी तो कमाया था यार, दैट वॉज ऑल्सो मी। जब मैं उस दिन कमा सकता हूँ तो मैं आज क्यों नहीं? और ये 1 लाख भी तो पूरे मैं ही कमा के लाया था, तो कैसी टेंशन। अब मैं दोबारा से 1 लाख लेके आया और मेरे सिर पे अब एक स्ट्रेस का बोझा भी आ गया कि मुझे अपने पैसे रिकवर करने हैं। नाउ आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग बट आई एम ऑन ए रिकवरी मोड। धीरे धीरे करके, क्योंकि स्ट्रेस है, ये है, वो है, प्रेशर है, अब ये मेरे 2 लाख रुपए निकल गए।
लेकिन वो 15,000 कमाने का कीड़ा अभी भी है। और ये जो आपने दूसरी बार 2 लाख रुपए मतलब 1 लाख खोए, इसमें भी कोई कोई दिन ऐसा होगा कि आप पैसे कमा पाओगे, क्योंकि वेन एवर यू इवन फ्लिप ए कॉइन 50% प्रोबेबिलिटी जीतने की है। तो इसमें भी आपने कहीं ऐसा कोई एक दिन आया होगा कि 20-30 हज़ार कमा भी लिए होंगे। अब आपके पास 2 इंसिडेंट्स हो गए, 15,000 और 20-30 हज़ार, और 2 लाख का लॉस है। अब आप और 2 लाख लेके आए कि मुझे ये 2 लाख का लॉस रिकवर करना है। अब क्या हुआ? नाउ यू आर इन ए रिवेंज ट्रेडिंग मोड। अब आप किसी से सुन रहे हो, समझ रहे हो, देख रहे हो, टिप्स ले रहे हो, एडवाइजरी ले रहे हो, टीवी देख रहे हो, क्योंकि अब आपके ऊपर प्रेशर डबल हो गया। ठीक है जी। अब आपके अंदर एक एडिक्शन ये आ गई। अब आपने, अच्छा इसमें मैं आपको बताता हूँ, कई लोग होते हैं जो यहाँ तक करने के बाद रिकवर भी कर लेते हैं, अब तो वो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अब तो 2 लाख के ऊपर 2 लाख कमा लिए उन्होंने। अब तो वो अपना घर बेच के भी लगाएगा। क्यों? क्योंकि वो इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि भाई मैं कमा सकता हूँ, देख मैंने उस दिन 2 लाख रुपए कमाए थे। तो दिस इज हाउ पीपल स्टार्ट ट्रेडिंग, देन इट टर्न्स टू एडिक्शन, then it turns to revenge trading, and then they keep losing all the money, क्योंकि they don't give a stop. एग्जिट कहाँ है वो नहीं लगाते वो इस जो चक्र है ना इसमें फंसते जाते हैं। तो कोशिश मेरी ये थी कि कैसे कमाएं, लेकिन ये मुझे समझ में आ गया कि कैसे ना गंवाएं। जी, अगर आपने ना गंवाना भी सीख लिया तो मुझे लगता है ये भी एक बड़ा अचीवमेंट हो सकता है आपके साथ। तो कैसे नहीं गंवाना है वो हमारे दैट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट। भाई कमाने का तो देखो मुझे नहीं पता, मैंने अभी क्या बोला कि जब भी मैं इन्वेस्ट करूं मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या खोना है। कमाई मेरे हाथ में है ही नहीं ना। मैं तो अपने घर से चला, मुझे नहीं पता कि मैं पॉडकास्ट के लिए पहुंचूंगा या नहीं। मंजिल मुझे पता है कहाँ पहुंचना है, लेकिन रास्ते में क्या होगा मेरे साथ मुझे नहीं पता। तो सेम वे आई हैव इन्वेस्टेड विद ए गोल, बट वहां तक मैं पहुंचूंगा या नहीं मुझे नहीं पता। तो फिर मेरे को क्या करना है? जब मुझे पता ही कुछ नहीं है तो मेरे को देना क्या है, एटलीस्ट वो तो मुझे पता हो। ठीक बात। बस इसको आप फॉलो करिए, यू विल नॉट नेवर लूज बिग मनी इन द मार्केट। अब वो बात जिसके साथ मैंने शुरुआत की थी उसी के साथ ये आखिरी बात। ओपनिंग में मैंने कहा था कि दीपक वाधवा जी से आज हम पूछेंगे कि उनका सबसे बड़ा लॉस कौन सा था। मेरा सबसे बड़ा लॉस 40 लाख का था सिंगल डे में, और मेरी सबसे बड़ी कमाई 2 लाख की है। हाँ, ऐसे ही मुंह बनाना चाहिए आपको। ओह माय गॉड। क्योंकि जैसे ही मुझे 2 लाख दिखते हैं, हाँ। मैं चुपचाप वो पैसा घर लेता हूँ और घर आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि ये 2 लाख अभी दिख रहे हैं, ये 2 भी चले जाएंगे अगर मैंने ये नहीं लिए। और 40 में कितना यत्न प्रयत्न करूंगा कि मेरे को एक साथ 40 आए, वो मैं उतना करता नहीं तो मुझे आएंगे नहीं। इस मार्केट का एक असूल है, बूंद बूंद करके आप पैसा लोगे या ग्लास ग्लास, जैसे समुद्र है पूरा, आपको पैसा चाहिए ग्लास ग्लास भर के निकालते रहो और पीते रहो। जहां आपने सोचा बाल्टी ड्रम ये वो डूब ही जाओगे आप। और ड्रम वाला तो अभी आपको पता ही है क्या हुआ है। हाँ, तो बहुत शुक्रिया सर आपका। और व्यूवर्स से मैं यही कहना चाहूंगी कि देखिए, कोशिश शुरुआत में मेरी यही थी कि आपको ये बता सकूं कि मार्केट से पैसा कमाना कैसे है, लेकिन अब हमें ये तो पता चल चुका है काफी हद तक कि कैसे गंवाना नहीं है। तो उसके ऊपर आप अमल करना सीख लो और मुझे लगता है फिर कमाना कैसे वो खुद ही लोगों को आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा, वो करत करत अभ्यास से वाली बात हो जाएगी। बहुत शुक्रिया सर आपका। हाँ हाँ, लॉ ऑफ वो है नेचर कि अगर मैं दे नहीं रहा तो इसका मतलब मेरे पास बच रहा है। अच्छा, मेरी जेब में 100 रुपए हैं, मैंने आपको 100 दिए तो आपने 100 ले लिए। हाँ। अगर मैं नहीं दे रहा तो मेरा पैसा मेरे पास, आप अपने बाटी हैं। तो इसी तरह अगर मैं लॉस नहीं कर रहा तो मेरा पैसा बढ़ रहा है या नहीं वो नहीं पता, लेकिन घट भी नहीं रहा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि द डे यू स्टार्ट थिंकिंग कि मेरे को बचाना है फिर बढ़ाना है तो आपका पैसा बढ़ जाएगा। ठीक है, उम्मीद मैं यही करती हूँ। अब ये हैप्पी एंडिंग है और सेफ लैंडिंग है, तो लोगों का पैसा बचे, लोगों का पैसा बढ़े, और उसी में मुझे लगता है सबकी भलाई है। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम निकाला, लोगों को एडुकेट किया कि क्या नहीं करना है। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर, थैंक यू।